बहराइच हिंसा में 7 दिन शनिवार को सड़कों पर सन्नाटा रहा। जगह जगह फौज तैनात है। हालांकि अब प्रशासन एक्शन में जुट गया है। रामगोपाल की हत्या के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर बुलडोजर चल सकता है। इसी घर में भगवा झंडा लहराने के दौरान रामगोपाल को गोली मारी गई थी। पीएलडब्ल्यू की ओर से शुक्रवार रात महाराजगंज में 23 मकानों के नोटिस चिपका दिया गया। इससे 20 मुस्लिम घर, 3 हिंदुओं के मकान है। प्रशासन ने 3 दिन का वक्त दिया है। नोटिस का जवाब न मिलने पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। घर पर नोटिस चिपकाने के बाद एक महिला गुड़िया जायसवाल फुट फुट कर रोने लगी। योगी जी, अगर हिंदुओं का घर तोड़ने से नहीं रोक पा रहे हैं तो फिर किसी का घर न तोड़ा जाए। हालांकि पीडब्ल्यूडी ने एक बयान में कहा कि महाराजगंज से पहले भी अतिक्रमण हटाया गया था। दोबारा रोड किनारे अतिक्रमण हो गया है। जिन 23 घरों में नोटिस चिपका दिए गए हैं उनमें हिंसा आरोपी के सिर्फ एक नाम अब्दुल हमीद का है। इधर जिन घरों में दुकानों में नोटिस चिपका हुआ उनमें से एक दुकानदारों ने अपनी दुकान खाली करना शुरू कर दिया है। साथ ही कुछ लोगों ने खुद से अपना मकान तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। अफसरों का कहना है कि 2 से 3 दिन में हालात सामान्य हो जाएगा। राहत की बात यह है कि 14 अक्टूबर के बाद आगजनी की कोई घटना नहीं हुई। इधर रामगोपाल की पत्नी रोने के बाद उसके पिता कैलाश मिश्रा के वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कोई कार्रवाई की है, उसने संतुष्टि नहीं हुई। जैसे भी मेरा बेटा मारा गया वैसे आरोपी को मारा जाना चाहिए। 13 अक्टूबर को यानी रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा भड़की थी। शुक्रवार को पुलिस ने 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 89 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इंडियन एयरलाइंस की 30 से ज़्यादा फ्लाइट शनिवार को बम होने की धमकी मिली। इनमें इंडिया, एयर इंडिया, आकाश, विस्टा, स्पाइसजेट, स्टार एयर और एयरलाइन शामिल हैं। पिछले हफ्ते में 50 से ज़्यादा विमानों को बम की धमकी मिल चुकी है। ये सब झूठी साबित हुई है। इन धमकियों की वजह से एयरलाइंस को अब तक 80,000 करोड़ नुकसान हो चुका है। लगातार मिल रही धमकियों के बीच केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर से फ्लाइट में एयर मार्शलों की संख्या को दोगुना करने का फैसला किया। गृह मंत्रालय ने एविएशन मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इंडिगो की 3 फ्लाइट, इनमें दिल्ली और मुंबई से इस्तांबुल जा रही इंडिगो शामिल है। इसके अलावा विस्टा, उदयपुर में मुंबई जाने वाले विमान को भी धमकी मिली है। इस सभी विमानों के इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि शनिवार को 20 से ज़्यादा विमानों की धमकी मिली है, लेकिन सभी को रजिस्टर सामने नहीं आया है। शुक्रवार की देर रात एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्टा एयरलाइंस की एक फ्लाइट को बम होने की धमकी दी गई। इसमें से दिल्ली लंदन जा रही विस्टा डाइवर्स किया गया, जबकि 189 पैसेंजर को लेकर दुबई जयपुर आ रही एयर इंडिया के एक्सप्रेस की उड़ान से जयपुर आ रही इंडिगो एक्सप्रेस की उड़ान जयपुर के रात 1:40 से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जांच में दोनों ही विमानों की कुछ मुंबई की पुलिस ने फ्लाइट में बम रखने की झूठी खबर फैलाने वाले के एक शख्स को गिरफ्तार किया और एक नाबालिग को हिरासत में लिया। उन्होंने 14 अक्टूबर को इंडिगो फ्लाइट में बम रखने की धमकी दी गई थी। लगातार मिल रही धमकियों के बीच दिल्ली पुलिस ने 6 एफआईआर दर्ज किए। उधर सरकार विमान के बम होने की फर्जीवाड़े करने वाले 10 सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। एयर इंडिया को धमकी पर मैसेज मिलने वाले को 16 अक्टूबर को एविएशन मिनिस्ट्री संसदीय समिति से जवाब दिया गया। मिनिस्ट्री ने कहा कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और एक्शन ले लिया जा रहा है। साथ ही कहा कि ज़्यादा जानकारी इकट्ठा की जा रही है और ऐसे कई मामलों को उठाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इसी साइबर यूनिट्स को धमकी देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रेस करने का निर्देश किया है। न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ बेंगलुरु में चल रहे पहले टेस्ट मैच को जीतने के लिए 107 रन का टारगेट मिला है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शनिवार को भारत की दूसरी पारी में 462 रन पर ऑल आउट हो गए। चौथे दिन का खेल बारिश के कारण तय समय के 20 मिनट पहले समाप्त कर दिया गया था। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में केवल 4 बॉल फेंके गए थे, तभी खराब रोशनी के कारण खेल रोक दिया गया। इसे कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई। स्टंप की घोषणा कर दी गई। कीवी की स्कोर 0-0 है। इस टेस्ट मैच में भारत टीम की पहली पारी में 46 रन पर सिमट गई थी। जवाब में न्यूजीलैंड को 402 रन बनाकर 356 रन की बढ़त हासिल की थी। भारत की ओर से दूसरी पारी में सरफराज खान 150, ऋषि पंत 99, विराट कोहली 70, रोहित शर्मा 52 और यशस्वी जायसवाल 35 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। बाकी बल्लेबाज कुछ खास नहीं रह सके।
कर सके। न्यूजीलैंड के लिए विलियन ओवरटेक के मैच में हेनरी ने 3 विकेट झटके। एजाज पटेल ने 2 विकेट के लिए, टीम साउथ ने ग्लेन फिलिप्स ने 1 विकेट मिला। जम्मू कश्मीर को पूर्व राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव उपराष्ट्रपति ने शनिवार को मंजूरी दे दी। गुरुवार को राज्य के दर्जे की बहाली के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मंत्री प्रस्ताव पास किया था। डिप्टी सीएम सुंदरी कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र को अपना वादा पूरा करना चाहिए और राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। यह हमारा अधिकार है, हम वही मांग रहे हैं जो उन्होंने पहले ही वादा किया था। इस मांग को लेकर उमर अब्दुल्ला 2 दिन में दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुलाकात करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाने के साथ प्रदेश का पूर्व राज्य दर्जा खत्म करते हुए ये 2 यूनिट टेरिटरी। दरअसल केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही प्रदेश के पूर्व राज्य दर्जा खत्म करते हुए उमर ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव मंजूर किया जाएगा। 16 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेने के बाद अगले ही दिन उन्होंने प्रस्ताव पास किया। भाजपा ने 8 राज्यों की 25 सीटों पर उपचुनाव के लिए शनिवार को शाम प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 24 विधानसभा केराकत के वायनाड लोकसभा सीट शामिल है। भाजपा ने वायनाड सीट के नाभ्या हरिदास को टिकट दिया है। उनका मुकाबला कांग्रेस की प्रियंका गांधी से होगा। बता दें कुल 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों में 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव होना है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट के साथ 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट में उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आ जाएंगे। उच्च चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र, झारखंड में 14 राज्यों में 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट के 13 राज्यों के 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। वहीं पर महाराष्ट्र नांदेड़ लोकसभा सीट पर, उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी के नतीजे 48 विधानसभा सीटों से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश 9 सीट हैं। हालांकि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। दरअसल 2022 में विधानसभा के सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने उसे उपचुनाव हलफनामे के गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसे लेकर उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करके अवधेश प्रसाद का चुनाव रद्द की मांग की थी। मामले की अभी फैसला नहीं आया है, इसलिए मिल्कीपुर उपचुनाव का घोषणा नहीं हुई है। इसके अलावा राज्य की 7 पश्चिमी बंगाल सीट की 6, असम की 5, बिहार और 4 कर्नाटक और 3 केरल, मध्य प्रदेश, सिक्किम 2, गुजरात, उत्तराखंड, मेघालय, छत्तीसगढ़ की 1 सीट की चुनाव होगा। 48 विधानसभा सीटों में से 42 विधानसभा सांसद बने हैं। इसके सबसे ज़्यादा कांग्रेस 11, भाजपा 9, सपा 5 और अन्य दलों 12 विधायक शामिल हैं। बाकी 3 सीटों पर निधन के खाली हुई हैं। सपा विधायक ने जेल जाने के, सिक्किम के 2 इस्तीफे और मध्य प्रदेश के 1 विधायक पार्टी में, केरल की वायनाड सीट पर राहुल गांधी इस्तीफे और महाराष्ट्र के नांदेड़ सीट पर कांग्रेस सांसद निधन में खाली हुई है। यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 6 सीट सपा का कब्जा था, 3 सीट बीजेपी के पास थी, 1 सीट निषाद पार्टी के पास थी। सपा अब तक 6 जबकि बसपा 5 सीटों प्रत्याशी का ऐलान कर चुकी है। भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी का घोषणा नहीं किया है, लेकिन 2 दिन पहले ही दिल्ली में हुई बैठक में 9 सीटों को प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है।